हम पढ़ रहे थे लोक उपक्रम और आज हम पढ़ेंगे लोक उपक्रमों की समस्याएं। सबसे पहली समस्या जो लोक उपक्रमों में देखी जाती है वह है उसके प्रबंध के प्रारूप की समस्या। किसी भी लोक उपक्रम की जब हम स्थापना करते हैं तो उसके वैधानिक स्वरूप जैसे विभागीय, निगम या सरकारी कंपनी के निर्धारण में काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है। हर प्रकार के स्वरूप का अपना एक विशिष्ट ढांचा और एक कार्यशैली होती है। किस प्रकार के उद्योग, कार्य या सेवाओं के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अधिक उपयुक्त होगा, इसका निर्धारण करना कठिन रहता है। यही कारण है कि जब कभी विभागीय संगठन को निगम बनाने का विचार किया जाता है तो कभी उसके स्थान पर नई सरकारी कंपनी भी गठित कर दी जाती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को भारतीय प्रसार निगम के अधीन लाना तथा इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को कंपनी के रूप में परिवर्तित करना समय अनुकूल आवश्यकताओं का ही परिणाम है। लोक उपक्रमों को संचालित करने के लिए बनाए जाने वाले प्रबंध मंडल भी दो प्रकार के होते हैं। एक नीति निर्धारण मंडल जो कि नीतिगत निर्णयों के कार्य करते हैं और एक कार्यात्मक मंडल जो उपक्रम के वास्तविक कार्य जिसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और इनके सदस्य भी पृथक पृथक स्थानों से ही लिए जाते हैं। किसी लोक उपक्रम के प्रबंध मंडल का स्वरूप प्रमुखतः किस प्रकृति का हो, इसका निर्धारण करना भी एक समस्या बनी रहती है। लोक उपक्रमों के प्रबंध मंडलों में पदस्थापित बहुत से राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ भी नहीं होते हैं। दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप। लोक उपक्रमों को सामान्य प्रशासनिक संगठनों से पृथक अस्तित्व इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि वे राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य निष्पादित कर सकें। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि संबंधित मंत्रालय का प्रभारी मंत्री और अन्य अधिकारी लोक उपक्रम के आंतरिक प्रशासन में किसी न किसी रूप से हस्तक्षेप करते रहते हैं। राजनेताओं के हस्तक्षेप के कारण लोक उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य प्रभावित होती है। राजकीय उपक्रमों के क्षमतापूर्ण संचालन संबंधी रिपोर्ट में एडी गोरवाला ने भी निगमों में राजनीतिक हस्तक्षेप को दोषी ठहराया था। तीसरा है अपर्याप्त जनसंपर्क। जनसंपर्क के माध्यम से संगठन द्वारा न केवल अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जाता है बल्कि अपने उत्पाद और सेवा के गुणों एवं विशेषताओं को भी वर्णित किया जाता है। चूंकि अधिकांश लोक उपक्रमों को निजी क्षेत्रों के उपक्रमों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, ऐसे में सरकारी तंत्र की शिथिल कार्यप्रणाली के चलते लोक उपक्रम जनसंपर्क की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है आकेंक्षण की समस्या। उद्योगों के औचित्य आकेंक्षण, कुशलता आकेंक्षण और संचालन आकेंक्षण सहित पारंपरिक आकेंक्षण का बहुत महत्व है। किसी भी उपक्रम का आकेंक्षण और मूल्यांकन किस अभिकरण के द्वारा किया जाएगा, यह भी एक समस्या का विषय है। यद्यपि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति इन उपक्रमों का आकेंक्षण कर सकती है, किंतु सभी लोक उपक्रमों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि लोक उपक्रम आकेंक्षण, जांच तथा नियंत्रण इत्यादि प्रक्रियाओं से कतराते हैं। फिर आता है स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता। लोक उपक्रमों को परंपरागत प्रशासनिक संगठनों की नौकरशाही की प्रणाली से दूर रखकर एक पृथक अस्तित्व प्रदान किया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त ये संगठन अपने रोज के कार्यों में
आंतरिक प्रशासन को इच्छा अनुसार संचालित कर सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न बार बार उठाया जाता रहा है कि स्वायत्तता की आड़ में लोग उपक्रम धन का दुरुपयोग करते हैं, जो कि जनता के कठोर परिश्रम के द्वारा एकत्र किया जाता है। नियंत्रण का अभाव किसी भी संगठन को दिशाहीन और उत्तरदायित्वहीन बनाता है, लेकिन सही भी है कि अत्यधिक कठोर नियंत्रण इन व्यापारिक प्रकृति के संगठनों की राह में एक बाधा होता है। फिर है नीतिगत प्रशासनिक समस्याएं। लोक उपक्रमों की स्थापना सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। ऐसा देखने में आया है कि जब केंद्र या राज्य सरकार ने किसी निगम या कंपनी की स्थापना क्षेत्र विशेष में राजनीतिक आधारों पर की, तो वह उपक्रम विफल सिद्ध हो गया। इस प्रकार के निर्णय कई प्रकार की बाध्यताओं से ग्रस्त होने के कारण बहुत गलत सिद्ध भी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि इन उपक्रमों को निजी उपक्रमों की भांति स्वतंत्र और शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाए। नीतिगत गंभीर प्रकृति और उच्च धनराशि से संबंधित निर्णय अभी भी मंत्रालय स्तर पर ही लिए जाते हैं, जिनमें नौकरशाही की परंपरागत लालफीताशाही, कठोरता और अहंकार की व्याधियां प्रभाव डालती हैं। इस चार्ट के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि विभागीय संगठन, लोक निगम और सरकारी कंपनी में क्या अंतर है, और इस अंतर को हम निम्न आधार पर समझ सकते हैं: स्थापना, उद्देश्य, नियंत्रण, स्वायत्तता और जवाबदेहिता, वित्त व्यवस्था, कर्मचारी, अकेंशन और स्वामित्व हस्तांतरण।